डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक है बीए इंग्लिश ईयर थर्ड सेमेस्टर 6 का पेपर फर्स्ट है। कोर्स का नाम है, कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। तो दोस्तों, इस पे आपको ये समझना है कि क्या कभी हमने सोचा कि अंग्रेजी कभी जो है औपनिवेशिक भाषा हुआ करती थी या औपनिवेशिक शासकों की भाषा थी। वो भाषा भारतीय लेखकों के बीच विश्व के अन्य लेखकों की सशक्त आवाज कैसे बन गई। इंडियन लिटरेचर इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश का मतलब यह है कि जो इंग्लिश भाषा थी वो अंग्रेजों की भाषा थी। अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा शासकों की भाषा थी और वही भाषा फिर हमारे भारतीय लेखकों ने उसको अडॉप्ट किया और जो है एक सशक्त आवाज बन करके उभरी है और पूरे विश्व में फैल गई। ये कैसे हुआ, कैसे हमारी जो है हमारे देश के लोगों ने जब इसे इंग्लिश में अपने विचारों को व्यक्त किया तो वो भी पहचान जो है एक विश्व स्तर पे चली गई। हमारा ये जो लिटरेचर है वो विश्व स्तर पे चला गया। इसी मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं और ये जो वीडियो है वो सभी लोगों के लिए, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे नेट कर रहे हो, सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सब लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। इसमें हम जो बेसिकली तरीके से ये जानेंगे कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का क्या मतलब है, ये क्या है, या न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश क्या है, इन्हें न्यू क्यों कहा जाता है और साहित्य में इनका महत्व क्या है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इंग्लिश ईयर थर्ड है, सेमेस्टर 6 है, पेपर फर्स्ट है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कोर्स टाइटल इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश है। इंट्रोडक्टरी नोट ऑन द इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, ये एक इंट्रोडक्टरी नोट मैं आपको दे रहा हूं और बहुत सही तरीके से आप इसको अध्ययन करेंगे, देखें कि इनफैक्ट ये है क्या चीज, इसका मैटर क्या है, किस तरीके से ये होता है। जैसे देखिए इंडियन, इसका इंट्रोडक्शन जो है मैंने ऊपर ही लिया, इंट्रोडक्टरी नोट है। इंडियन एंड न्यू लिटरेचर in English refers to the body of literary works written in English language by Indian writers and writers from the other former colonies such as Africa, Caribbean, Australia, Canada and Southeast Asia। देखिए ये जो इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश रिफर करता है टू द बॉडी ऑफ लिटरेरी वर्क्स, उस लिटरेरी वर्क्स को ये रिफर करता है, उस लिटरेरी वर्क की ये जो है प्रस्तावित करता है जो इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन राइटर्स ने प्रयोग किया था और दूसरे जो है कॉलोनीज के जो फॉर्मर कॉलोनीज थे, जो भारत में आए थे या अलग तरीके के लोग थे जो भारत आए थे, उन लोगों ने भी इंग्लिश में लिखना शुरू किया था। जैसे अफ्रीका है, कैरेबियन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है एंड साउथ ईस्ट एशिया है। These literature emerged mainly during and after the colonial period। ये क्या था? These literature emerged, ये जो प्रकट हुआ था, ये जो लिटरेचर जो प्रकट हुआ था, ये कब हुआ था? Mainly during and after the colonial period। colonial period से पहले, औपनिवेशिक इंग्लिश औपनिवेशिक जो है समय से पहले और बाद में इसका उदय हुआ था, ये जो है सामने आया था, प्रकट हुआ था। When English become a medium of education, administration and creative expression। देखिए जब इसका उदय हुआ, जब इंग्लिश जो है एक साधन बन गई थी ऑफ एजुकेशन, एक माध्यम बन गई थी शिक्षा का एक माध्यम बन गई थी। दूसरी चीज हो गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासनिक कार्य में भी इंग्लिश का प्रयोग होने लगा था। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और रचनात्मक सृजनात्मक जो है एक्सप्रेशन बन गया था, प्रस्तुतिकरण बन गया था। तभी इस जो है इंग्लिश लिटरेचर का उदय हुआ था, इंग्लिश लिटरेचर या न्यू इंग्लिश लिटरेचर का उदय हुआ था। अब आइए इसमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बिगेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो शुरू हुई थी इन द अर्ली 19th सेंचुरी विद द राइटर्स लाइक द हेनरी लुइस, विवियन डिरोजियो एंड गेन्ड स्ट्रेंथ थ्रू ऑथर्स सच एज रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायणन, मुल्क राजानंद, राजा राव। देखिए
इसको शुरू किया था हेनरी लुइस ने, विवियन डिरोजियो ने, और फिर उसके बाद गेन स्ट्रेंथ, और फिर उसके बाद इसको ताकत मिली थी, इसको शक्ति मिली थी। किनसे शक्ति मिल गई थी? फिर इसमें जो है इनको ताकत मिली थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर उसके बाद आर के नारायण थे, फिर उसके बाद मुल्क राज आनंद थे एंड राजा राव थे। इन लोगों ने इसको शक्ति प्रदान की थी, इंग्लिश इंडियन और न्यू लिटरेचर को एक शक्ति प्रदान कर दी थी। ओवर टाइम, समय बीतने के बाद, समय गुजरने के बाद, इंडियन राइटर्स एडॉप्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इंडियन रियलिटीज। जब कुछ समय बीता, कुछ वक्त गुजरा, तो ये इंडियन राइटर्स जो थे ना, एडॉप्टेड द इंग्लिश को स्वीकार कर लिया था टू एक्सप्रेस इंडियन रियलिटीज। भारतीय वास्तविकताओं को, जो भारतीय रियलिटीज थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसको प्रयोग करने लगे थे। यहाँ के ट्रेडिशन को प्रयोग करने लगे थे। सोशल प्रॉब्लम, जो सामाजिक समस्याएं थी, उसको भी दिखाने लगे थे, इंग्लिश भाषा के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे थे। एंड द कल्चरल वैल्यूज, और हम जो है कल्चरल वैल्यूज को भी ये लोग जो है प्रस्तुत करने लगे थे इंग्लिश भाषा के माध्यम से। आगे जब हम बढ़ते हैं कि द लैंग्वेज वॉज नो लॉन्गर फॉरेन, रीशेप्ड टू सूट इंडियन सेंसिबिलिटी, इडियम्स एंड एक्सपीरियंस। अब देखिए, द इंडियन लैंग्वेज इज नो लॉन्गर फॉरेन। अब भारतीय लैंग्वेज जो थी ना, ये अब फॉरेन लैंग्वेज नहीं रह गई थी, ये फॉरेन लैंग्वेज, बट क्या हुआ था, बल्कि ये जो है रीशेप, इसने एक नया आकार ले लिया था टू सूट द इंडियन सेंसिबिलिटी। इसने भारतीय भावनाओं को, भारतीय संवेदनशीलता को, भारतीय इडियम्स को एंड एक्सपीरियंस को भी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। यानी कि जब भारत, जो इंग्लिश भाषा थी, इंडियन न्यू लिटरेचर का जब उदय होता है, सामने आता है, तो इसमें हमने जो है, हमारे देश के राइटरों ने अब इंडिया की जो भाषा थी, इसको एक नया रूप दे दिया था, और इसके जो है इसमें अपनी संवेदनशीलता और अपनी भावनाओं को भी प्रस्तुत करने लगे थे। इसके नए इडियम्स भी आ गए थे, और इनके एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल हो गए थे। और इनफैक्ट यही होता है कि जब एक भाषा दूसरी भाषा के कनेक्ट में आती है, दूसरे देश के लोगों के कनेक्ट में आती है, कोई भी भाषा हो, तो जब एक भाषा दूसरे देश के लोगों के, दूसरे कल्चर के कनेक्ट में आती है, तो वो भाषा रिच होती जाती है। इसलिए इंग्लिश भाषा को एनरिच करने में, इसका उदय होने में भारतीय राइटरों ने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें आपने बीए पार्ट 1 में इसको अध्ययन किया है कि किन किन भारतीयों ने किस तरीके से, कौन से महत्वपूर्ण राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को योगदान किया है, तो वो आप बीए पार्ट 1 में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे ये उसको डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं द टर्म न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश is broader and includes writings। क्या जो टर्म न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश है, is broader and includes writings from the countries that were once under a British colonial rule। कहता है कि ये जो है ना, इंग्लिश न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश जो है is broader and includes writing, और includes शामिल कर लेती है उन राइटिंग्स को from countries, उन राइटिंग फ्रॉम कंट्रीज दैट वेयर वंस अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। उन देश को भी वो समाहित कर लेती है जो ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। न्यू लिटरेचर जो है उन भाषाओं को भी, उन देश की जो है राइटिंग को भी, उन देश के वर्क को भी समाहित कर लिया है अपने में, जहां पर पहले जो है ब्रिटिश रूल हुआ करता था या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हुआ करता था। इसमें अगर हम बात करते हैं, दीज लिटरेचर्स फोकस ऑन थीम्स सच एज कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, आइडेंटिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट, नेशनलिज्म, रेस एंड सर्च फॉर द सेल्फहुड। ये देखिए इसमें आया क्या था, दीज लिटरेचर, इट मीन्स इंडियन न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश जो था, ये क्या था, ये लिटरेचर जो था फोकस ऑन थीम्स, किस चीज की थीम पे ये फोकस करता है, सच एज कॉलोनियलिज्म। सबसे पहले ये कॉलोनियलिज्म को, उपनिवेशवाद को ये करता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म आइडेंटिटी को बताता है, अर्थात कॉलोनियलिज्म के उपनिवेश के बाद की पहचान को बताता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के माने जो कल्चर में जो है अपवाद था उसको भी बताता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को भी बताता है, जो कल्चरल जो एक
कल्चर दूसरे कल्चर में जाकर के समाहित होता है उसको भी बताता है, और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को भी बताता है, रेस को भी बताता है, जातिगत सिस्टम को भी बताता है, एंड सर्च फॉर सेल्फहुड, और खुद अपने बारे में ये सर्च करता है कि व्हाट इज न्यू लिटरेचर। ये इतनी चीजों के बाद देखिए कैसे रिच हुआ है कि ये पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को भी बताता है, कॉलोनियलिज्म को बताता है, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को बताता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, अर्थात विस्थापन को बताता है, फिर उसके बाद नेशनलिज्म को भी बताता है, नेशनल रेस को बताता है, एंड सर्च फॉर द सेल्फहुड, और खुद अपनेपन को भी ये सर्च करता है। आगे हम देखते हैं इसमें, जैसे राइटर्स लाइक चिनुआ अचेबे, डेरेक वॉलकॉट, Margaret Atwood and V.S. Naipaul have contributed significantly to this literary tradition। इसमें जो ये कई लोग आए थे जिसमें चिनुआ एशेब थे, जो डेरेक वॉलकॉट थे, मार्गरेट एटवुड थे और वी.एस. नायपाल थे। इन लोगों ने इसको जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, बहुत ज्यादा सहयोग किया था। इनका नाम महत्वपूर्ण तरीके से लिया जा सकता है। अगर हम इसके मेजर फीचर की बात करते हैं, इसके महत्वपूर्ण फीचर की बात करते हैं, तो इसमें आता है अ मेजर फीचर ऑफ इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश इज द असर्शन ऑफ नेटिव आइडेंटिटी। देखिए सबसे जो है इसमें ये क्या कह रहा है कि लिटरेचर इंग्लिश असर्शन, ये जो है एक दावा है, एक कथन है। लिटरेचर इन इंग्लिश इज द असर्शन, क्या कर रहा है कि फीचर ऑफ इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश इज द असर्शन, ये एक दावा है। क्या चीज है? ऑफ नेटिव आइडेंटिटी। ये नेटिव आइडेंटिटी का एक दावा है कि ये एक हमारे देश की एक पहचान बन गया था इंडियन लिटरेचर। राइटर्स यूज इंग्लिश क्रिएटिवली टू चैलेंज कॉलोनियल डोमिनेंस एंड दे गिव वॉइस टू द लोकल हिस्ट्रीज, मिथ, folklore and lived experience, lived experience, सॉरी, इसमें लाइव एक्सपीरियंस देखिए क्या क्या इन लोगों ने राइटर्स ने प्रयोग किया था। किस चीज का प्रयोग किया था? इंग्लिश क्रिएटिवली टू चैलेंज कॉलोनियल डोमिनेंस, जिस पर जो है औपनिवेशवाद का प्रभुत्व था, डोमिनेंस था, प्रभुत्व था, वही लोग इसके प्रमुख थे। और एंड गिव वॉइस, और उसको एक आवाज दे दिया था टू द लोकल हिस्ट्री, और लोकल हिस्ट्री की उस पर आवाज दे दिया था। किसको? जिसमें मिथ थी, जो कल्पना थी, जो लोग काल्पनिक विचार थे, फॉकलोर थी, फॉकलोर के माने होता है लोक साहित्य था, एंड लाइव्ड एक्सपीरियंस, और जो जीवंत, जो अर्थात जीवंत जो उनके जो तजर्बा था उसको भी उन्होंने शो कर दिया था। ये सारी चीजें इसमें आ गई थी, जो उनके अपने एक्सपीरियंस थे, जो उनका अपना नॉलेज था, उसको भी ला करके इसमें समाहित कर दिया गया था। आगे इसमें बात ये कहता है दीज लिटरेचर्स रिफर्स हाइब्रिडिटी। देखिए जो कहता है दीज लिटरेचर रिफ्लेक्ट हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी माने संकरता, जिसको कहते हैं ये जैसे आप लोग हाइब्रिड बीज जानते हैं, जिसको कुछ दूसरी चीजों से मिला करके उसकी जो उपयोगिता को बढ़ा दिया गया है, उसकी पैदावार को बढ़ा दिया गया है, तो उसी को संकरता कहा जाता है। ये भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है हाइब्रिडिटी। जब ये हाइब्रिड बीज आए थे तो इसका बहुत विरोध हुआ था कि इसमें वो विशेषताएं नहीं होंगी, लेकिन आज हाइब्रिडिटी के कारण ही जो है इतनी सस्ताई है, जो हमें सस्ती चीजें मिल जाती हैं वो इसी हाइब्रिडिटी की वजह से है, तो संकरता की वजह से है। तो दिस लिटरेचर रिफ्लेक्ट हाइब्रिडिटी, वो उसी संकरता को अर्थात मिक्स को बताते हैं, जो एक चीजों को मिला करके एक दूसरी चीज को क्रिएट कर दिया गया है, उसी को हाइब्रिडिटी कहा जाता है। वेयर इंडिजीनियस, जहां पे स्थानीय, इंडिजेनियस, यहां पे क्या आता है ये वेयर इंडिजीनियस कल्चर एंड द इंग्लिश लैंग्वेज मर्ज टू क्रिएट अ यूनिक लिटरेरी एक्सप्रेशन। कहा जब ये हाइब्रिडिटी आई तो यहां पे क्या हुआ था? एक इंडिजीनियस कल्चर, एक जो ऐसा कल्चर जो है, जो हमारे देश का जो स्वदेशी कल्चर था, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज मर्ज। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब एक कल्चर दूसरी भाषा में या दूसरे कल्चर में मर्ज होता है तो वो कल्चर रिच हो जाता है।
तो यही चीज हुई कि वहां पे जो है जो इंडिजिनस जो हमारा स्थानीय या स्वदेशी कल्चर था वो क्या हुआ था, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज मर्ज टू क्रिएट अ यूनिक लिटरेरी एक्सप्रेशन। इसने एक यूनिक लिटरेरी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये दोनों मर्ज हो गए थे, और इसी वजह से इसे हाइब्रिडिटी कहा गया था कि दो कल्चर एक साथ मर्ज हो गए थे। इस प्रकार से आगे देखिए 10 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश रिप्रेजेंट नॉट इमिटेशन ऑफ द ब्रिटिश लिटरेचर but a distinct, powerful and independent literary tradition that speaks to global audience while remaining rooted in local realities। बहुत शानदार सेंटेंस ही आया है, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश रिप्रेजेंट नॉट इमिटेशन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। ये ब्रिटिश लिटरेचर को इमिटेट नहीं करता है, बट डिस्टिंक्ट, पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन, ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, एंड इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, लिटरेरी ट्रेडिशन है, दैट स्पीक्स, जो बात करता है टू द ग्लोबल ऑडियंस, जो ग्लोबल ऑडियंस से बात करता है। ये केवल यहां के लोगों से नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस से बात करता है। ऑडियंस वाइल रिमेनिंग रूटेड इन लोकल रियलिटीज, जबकि ये लोकल रियलिटीज से रूटेड है, जुड़ा हुआ है, अर्थात लोकल रियलिटी से जो है स्थानीय वास्तविकताओं से जुड़ करके भी ये विदेशी लोगों से बात कर सकता है, विदेशी लोगों से आंखों में आंखें मिला सकता है। ये इंडियन लिटरेचर या इंडियन न्यू लिटरेचर की विशेषता है। तो ये चीज जो थी ये आपको मैंने यहां तक बताया। अगर इसमें आप थोड़ा सा अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रांसलेट भी किया है। ये गूगल ट्रांसलेट है, बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड मत होइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता भी नहीं हूं। तो ये एक वीडियो था जो इंट्रोडक्शन था केवल, इस पे मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा, इसके बाद का एक जो रिलेटेड वीडियो है इससे उसमें मिलेगा। इसी तरीके की वीडियो के लिए और बीए और एमए और जो है जीआरएफ की जो स्टूडेंट हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप तुरंत नई चीजों से अवेयर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।